हेलो दोस्तों, जय हिंद क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम हिंदी में बात कर रहे थे संधि के बारे में और हमने लास्ट क्लास में संधि में व्यंजन संधि के बारे में बात करी थी। हमने व्यंजन संधि के कुछ एक नियमों के बारे में बात करी। हमने व्यंजन संधि का पहला नियम देखा कि पहले के बाद 3-4 एक अंतर स्वर आए तो पहले का तीसरा बन जाता है। अगर पहले के बाद पांचवा आए तो पहले का पांचवा बन जाता है। फिर उसके बाद दोस्तों हमने म के नियम की बात करी थी कि म के बाद में अगर कोई भी स्पर्श व्यंजन आए तो म की क्या बनती है? बिंदी बनती है। बिंदी भी किस की? अगले की बिंदी। फिर उसके बाद दोस्तों हमने म के नियम में बात करी कि म के बाद में अंतस्थ या उष्मा आए तो भी म की क्या बनती है दोस्तों? बिंदी बनती है। फिर उसके बाद दोस्तों हमने त के नियम के बारे में बात करी। त का नियम क्या था कि अगर त के बाद में च आए तो त का च बनता है, त के बाद में ज आए तो त का ज बनता है, त के बाद में ट आए तो त का ट बनता है, त के बाद में ल आए तो त का ल बनता है, त के बाद में ड आए तो त का ड बनता है। ये हमने त के नियम के बारे में बात करी थी। और ये त का नियम क्या है दोस्तों? तो इसमें जो प्रथम पद की अंतिम ध्वनि है उसमें परिवर्तन हो रहा है। आगे त के और नियम आने वाले आए थे, लेकिन उसमें क्या था? दोनों तरफ परिवर्तन हुआ था। अगर त के बाद में श आता है तो त का च और श का छ होता है। ऐसे ही अगला हमने त का एक और नियम देखा कि अगर त के बाद में क्या आता है? अगर त के बाद में ह आता है तो त का द और ह का द हो जाता है। ये हमने त के नियम के बारे में बात करी थी। फिर दोस्तों हमने उसके बाद में व्यंजन आगम के नियम की बात करी कि अगर परी के बाद में कोई भी क्रि धातु आता है तो ष षटकोण वाले का आगम हो जाता है। फिर दोस्तों उसके बाद में हमने एक बात करी व्यंजन आगम के नियम में कि सम है और सम के बाद में अगर कोई भी क्रि धातु आते हैं तो अपने कौन सा जो अपने दंत से है उसका क्या हो जाएगा दोस्तों? बीच में आगम हो जाएगा। और उसके बाद में हमने बात करी कि प्रथम पद की अंतिम ध्वनि कोई स्वर हो और उसके बाद में अगर छ आता है तो बीच में च का आगम हो जाता है। ये हमने दोस्तों किसकी बात करी? व्यंजन आगम के नियम के बारे में बात करी थी। उसके बाद में दोस्तों हमने मूर्धन्यकरण के नियम की बात करी। मूर्धन्यकरण के नियम में हमने ये देखा कि अगर न है तो अण हो जाएगा, श है, श अगर दंत स है तो उसका मूर्धन्य स हो जाएगा, और अगर स्थ है तो उसका क्या हो जाएगा? इष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इष्ट हो जाएगा। ये हमने दोस्तों बात करी किसके बारे में? मूर्धन्यकरण के नियम के बारे में। फिर हमने व्यंजन संधि के अंतिम नियम के बारे में बात करी। व्यंजन संधि का अंतिम नियम यह था कि अगर अहन के बाद में अगर कुछ भी र को छोड़कर कोई भी वर्ण आता है तो अहन का अहर हो जाता है। र को छोड़कर कुछ भी आता है तो अहन का अहर हो जाता है, और अगर र आता है तो फिर अहन का अहो हो जाता है। ये दोस्तों मैंने आपको बताया किसके बारे में? व्यंजन संधि के जो भी नियम हमने पिछले क्लास में पढ़े वो सारे नियम मैं आपको एक साथ बता चुका हूं। ऐसे ही मैंने आपको स्वर संधि के नियम के बारे में भी बताया था। स्वर संधि के 5 भेद थे। हमने पांचों भेदों को एक साथ लिख के, पांचों भेद एक साथ कौन से? दीर्घ, गुण, यन, वृद्धि, अयादि। दोस्तों आप इसको किसी भी क्रम से पढ़ो, लेकिन मैंने आपको एक क्रम बताया है कि आपको इस क्रम से पढ़ना है। किस क्रम से पढ़ना है? दीर्घ, गुण, यन, वृद्धि, अयादि। इस क्रम से क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि इस क्रम से पढ़ेंगे ना तो हमें आसानी से उसके नियम याद हो जाएंगे। हमने दीर्घ का नियम देखा, दीर्घ सजात दीर्घ गुण अ के बाद ईयू री है तो एओ अर बन जाएगा। यन में ईयू री के बाद में कोई भी असमान स्वर आता है तो यह व र बन जाता है। वृद्धि में अ आ के बाद में ए ऐ ओ औ तो क्रमशः वृद्धि हो जाती है। क्रमशः वृद्धि का मतलब हमने ये देखा कि ए के बाद में आ के बाद में ए है तो ऐ हो जाएगा, ऐ है तो ऐ रह जाएगा। अगर आ के बाद में ओ है तो औ हो जाएगा, और औ है तो औ ही रह जाएगा। ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद में हमने अयादि संधि के बारे में बात करी। अयादि संधि में क्या था? प्रथम पद की अंतिम ध्वनि ए ऐ ओ औ के बाद में अगर कोई भी असमान स्वर आए तो क्रमशः ए का ऐ का आ, ओ का औ, औ का आओ हो जाएगा। तो दोस्तों ये मैंने आपको संधि के अंतर्गत हमने स्वर संधि और व्यंजन संधि के बारे में बात करी, और जितने भी नियम आए वो सारे नियम मैं आपको ऐसे वापिस बता चुका हूं। अब हम अपने आज की संधि के बारे स्टार्ट करने वाले हैं, और अपनी आज की संधि है विसर्ग संधि। दोस्तों हम विसर्ग संधि को भी ऐसे शॉर्ट नियमों के माध्यम से पढ़ने वाले। तो दोस्तों हम बात करने वाले किसके बारे में? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। अगर दोस्तों हम विसर्ग संधि की बात करें, सबसे पहले हम परिभाषा की बात करें तो दोस्तों मैंने आपको परिभाषा शॉर्ट में बताई थी पहले ही कि स्वर संधि में क्या होगा? स्वर प्लस स्वर, मतलब प्रथम पद की अंतिम ध्वनि 20 स्वर और द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि 20 स्वर। जबकि व्यंजन संधि में क्या था? स्वर प्लस व्यंजन, व्यंजन प्लस स्वर, या फिर व्यंजन प्लस व्यंजन। जबकि इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? प्रथम पद की अंतिम ध्वनि क्या होगा? विसर्ग होगी, और विसर्ग के बाद में क्या है? स्वर या व्यंजन कुछ भी आए, स्वर या व्यंजन कुछ भी आए। विसर्ग के बाद में स्वर या व्यंजन कुछ भी आए तो फिर वहां पे क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि होगी। मतलब क्या है कि प्रथम पद की अंतिम ध्वनि देखनी है आपको, वो हर हाल में विसर्ग ही होनी चाहिए। वो हर हाल में क्या होनी चाहिए दोस्तों? विसर्ग होनी चाहिए। ठीक है, ये मैंने आपको शॉर्ट में परिभाषा दोस्तों बताई थी। अगर हम इसी को परिभाषा के रूप में लिखना चाहे तो हम क्या लिखेंगे? जब विसर्ग का स्वर या व्यंजन से मेल होता है तो
उससे उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। दोस्तों मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया कि संधि किसे कहेंगे। अगर हमसे कोई पूछे कि एक शब्द में संधि किसे कहेंगे, तो एक शब्द में हम संधि कहेंगे विकार को। किसको कहेंगे? विकार को। किसको कहेंगे? बदलाव को। किसको कहेंगे? परिवर्तन को। मतलब संधि में मेन क्या होना चाहिए दोस्तों? विकार होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। अगर कोई बदलाव नहीं है, परिवर्तन नहीं है, तो वहां पे कोई संधि नहीं है। संयोग से भी वर्ण मिलते हैं। तो क्या होगा इसमें? जब विसर्ग का मतलब प्रथम पद की अंतिम ध्वनि क्या होगी? विसर्ग, और उसके बाद द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि क्या होगी? स्वर या व्यंजन कोई होगी, और उनके जो मेल होगा तो उनसे उत्पन्न जो विकार होगा, परिवर्तन होगा, उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों? विसर्ग संधि कहेंगे। जैसे कि एक शब्द हम देखिए, मेरे पास एक शब्द है। क्या शब्द है मेरे पास? एक शब्द है मेरे पास मनः। क्या है? मनः प्लस हर। एक शब्द क्या है मेरे पास? मना है, और इधर क्या है मेरे पास? हर है। तो देखो दोस्तों, अब इसका जो शब्द बनेगा वो क्या बन जाएगा? मनोहर शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मनोहर। अब ये मनोहर कैसे बना? विसर्ग का ओ कैसे हुआ? विसर्ग का क्या हुआ इसमें? ओ। ये तो हम आगे नियम के बारे में बात करने वाले हैं। अभी हम विसर्ग संधि के बहुत सारे नियम देखने वाले हैं, और उसी नियमों में हमें पता चलेगा कि विसर्ग का ओ कैसे बनता है, विसर्ग का र कैसे बनता है, विसर्ग का स कैसे बनता है। देखो दोस्तों, विसर्ग संधि अगर आप सिंपल से याद रखो, विसर्ग संधि में और कुछ नहीं बनता। एक तो विसर्ग का बनता है ओ, एक विसर्ग का बनता है आधा र, और एक विसर्ग के बनते हैं तीनों ही श। विसर्ग के क्या बनते हैं? तीनों ही श बनते हैं। ये इस विसर्ग संधि है। विसर्ग का ओ बनेगा, विसर्ग का र बनेगा, विसर्ग का स बनेगा, ये तीनों ही स बनेंगे। अगर आपको शब्द के अंतर्गत कहीं पे भी बीच में आधा श दिखाई दे रहा है, तो भी आपके कौन सी संधि हो सकती है? विसर्ग संधि हो सकती है। अगर शब्द के बीच में आधा र दिखाई दे रहा है, तो भी विसर्ग संधि हो सकती है। और अगर ओ की मात्रा आ रही है, तो भी विसर्ग संधि हो सकती है। इनके अलावा अगर कुछ भी आ रहा है, आधा द आ रहा है, आधा द आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, और वहां से अगर टुकड़े हो रहे हैं, तो फिर वहां पे दोस्तों विसर्ग संधि नहीं होगी। अब हम बात करते हैं विसर्ग संधि के पहले नियम के बारे में। दोस्तों पहले नियम के बारे में बात करें तो विसर्ग संधि का जो नियम है, क्या है वो नियम? विसर्ग संधि का पहला नियम है कि विसर्ग से पहले अ हो। विसर्ग से पहले क्या हो? या तो अ हो या आ हो, और उसके बाद में क्या हो? विसर्ग, और उसके बाद में कोई भी घोष हो। उसके बाद में कोई भी क्या हो? घोष हो, तो फिर विसर्ग का क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। विसर्ग का क्या बनेगा? ओ बनेगा। दोस्तों बस इतना सी नियम है। आप इसी नियम को अगर विस्तार से बड़े अगर खोल के जो लिखोगे, तो ये नियम बहुत बड़ा बनने वाला है। कैसे बनेगा दोस्तों? घोष अघोष के बारे में हमारी जो प्रथम क्लास थी वर्ण विचार के बारे में, उसमें मैंने घोष और अघोष के बारे में बताया था, और उसमें मैंने एक शॉर्ट ट्रिक लिखवाई थी। क्या थी? एक दो उष्म। क्या लिखवाई थी मैंने? एक दो उष्म, दो चार उष्म। एक दो उष्मा, दो चार उष्मा। मैंने आपको वहां पे बोल बोल के इसको याद भी करवाया था। क्या बोलना है आपको? एक दो उष्मा, दो चार उष्मा, एक दो उष्मा, दो चार उष्मा। ऊपर क्या लिखना है? अघोष। ऊपर क्या लिखना है? अघोष। और नीचे क्या लिखना है? महाप्राण। तो दोस्तों अभी हमें अल्प प्राण महाप्राण का यहाँ अपने कोई काम नहीं है। अभी हम सिर्फ संधि के नियम को समझना चाह रहे हैं, तो हमें सिर्फ घोष अघोष के नियम के बारे में ध्यान रखना है। एक दो उष्मा, अघोष, एक दो उष्मा, दो अघोष। और इसमें भी उसमें ह को छोड़कर, क्या था दोस्तों? ह को छोड़कर। आप पिछली वाली क्लासों में जाके देखना, मैंने आपको ये ट्रिक घोष अघोष को याद करने के बारे में बताई थी, ह को छोड़कर। देखो इसका मतलब क्या है दोस्तों? तो आपको एक बार अगर संधि पढ़नी तो आपको वर्ण विचार, वर्णमाला तो आपको क्रमबद्ध रूप से आनी चाहिए। अब वर्ण कौन से? हम स्पर्श व्यंजनों की अगर बात करें, स्पर्श व्यंजन है क, ख, ग, ग, ng, च, छ, ज, च, छ, च, छ, ज, 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 ट, ठ, ड, ढ, ण। उसके बाद है त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये क्या थे दोस्तों? 25 अपने क्या थे? स्पर्श व्यंजन थे। अब देखो दोस्तों उसमें क्या करा? एक दो। एक दो का मतलब वर्ग का पहला कौन सा? क चट त प। वर्ग का दूसरा ख चट त प। ये दूसरा। एक दो पहला और दूसरा, ये जो है पहला और ये दूसरा। ठीक है दोस्तों। और क्या है? उसमें ह को छोड़ना है, तो उसमें कौन कौन से? श, स और ये स, ये तीनों ही। ठीक है। ये क्या है? अघोष है। ये सारा ही वर्ण क्या है दोस्तों? अघोष है। ये क्या है? अघोष है। और इसके बाद ये इधर जो वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, और बचे क्या अपने अंतस्थ। एक तो बच गया ह, उसमें एक बचा ह, एक बचे अंतस्थ कौन से? य, व, र और ल, ये है अंतस्थ। और क्या बच गए? 11 ही बच गए स्वर। ये 11 ही स्वर, और ये सब कुछ क्या है अपने दोस्तों? ये सब कुछ है अपने क्या?
ये क्या है, गोस है। ये क्या है दोस्तों, गोस है। ये क्या है, गोस है, या इसी को हम क्या कह सकते हैं, सगोस है। सगोस या फिर गोस है। तो गोस या सगोस वर्ण तो कौन से हो गए, वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, उधर उसमें ह को छोड़ा था तो ह और यवरल और स्वर। ये क्या है, सगोस या गोस है। और वर्ग का पहला, दूसरा और तीनों श ये क्या है दोस्तों, अगोस है। तो क्या नहीं आना चाहिए, अब इधर देखना, विसर्ग से पहले अ हो और उसके बाद में कोई भी गोस हो। कोई भी गोस हो का मतलब पहला, दूसरा और तीनों श में से नहीं आएगा। इसके अलावा अगर कोई सा भी वर्ण आए तो आप विसर्ग का क्या कर दोगे दोस्तों, विसर्ग का ओ कर दोगे। जैसे कि अभी मैंने आपको एक उदाहरण बताया, क्या बताया दोस्तों, मना प्लस हर। देखो दोस्तों, हमें ज्यादा उदाहरण करने पे जोर नहीं देना है, हमें क्या करना है, समझना है। अगर हमने समझ लिया तो दो शब्दों से समझ गए ना, तो हम कोई सा भी शब्द आ जाए कर लेंगे हम। और अगर हमें समझ में नहीं आया तो हमने 50 शब्द भी कर लिए ना, तो भी उससे कोई अपना काम चलने वाला नहीं है। क्योंकि कहीं जरूरी नहीं है कि हम जो शब्द पढ़ के जाए वही शब्द एग्जाम में आए, जबकि होना ये चाहिए, हमें नियम अच्छे तरीके से समझ में आने चाहिए। उसके बाद एग्जाम में कोई सा भी शब्द आए तो हम उस नियम से कर सके। तो हमें एग्जाम में नियम लेके जाने, ना कि कोई शब्द लेके जाना है। फिर कोई सा भी शब्द आए हम उस नियम के माध्यम से कर सकेंगे। तो देखो दोस्तों, ये देखना, मैंने नियम क्या बताया आपको, विसर्ग से पहले अ हो और उसके बाद में कोई गोस हो तो फिर विसर्ग का ओ बनता है। अब देखो, अभी मैंने बताया ना, मना प्लस हर से मनोहर बनेगा, ये मैंने आपको अभी बताया था। तो देखो, विसर्ग से पहले अ है, न में कौन सा स्वर है, अ स्वर है, और विसर्ग के बाद इधर क्या है, ह। देखो दोस्तों, हमने यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, इसका मतलब ह क्या है, गोस है या फिर स्वगोस है। तो अब मैं विसर्ग का क्या कर दूंगा दोस्तों, ओ कर दूंगा। विसर्ग का क्या कर दूंगा, ओ कर दूंगा। तो ये मैंने विसर्ग का ओ कर दिया। अब मैं इस प्रकार से विसर्ग का ओ करूंगा, ठीक है। अब ये ओ है ना, अब इसके अंदर जो ये अ है ना, ये अ तो हट जाएगा, इसका लोप हो जाएगा, और फिर शब्द, ये जो ओ की मात्रा वो न में लग जाएगी, और फिर शब्द क्या बनेगा दोस्तों, मनोहर शब्द बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मनोहर में कौन सी संधि है दोस्तों, तो मनोहर में अपने संधि कौन सी हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। तो अपने विसर्ग संधि का पहला नियम कौन सा है, कि विसर्ग से पहले अ हो, उसके बाद में कोई गोस हो तो विसर्ग का अ बन जाए। अब देखो दोस्तों, ये मैंने आपको शॉर्ट में नियम बताया, अगर हम इसी नियम को अगर विस्तार से लिखे तो हम कैसे लिखेंगे, गोस में ये सारे वर्ण हमें लिखने पड़ेंगे, कि विसर्ग से पहले अ हो, उसके बाद ग ज ड द ब, ग झ ढ ध ब, या फिर ये पंचमा अक्षर कोई सा भी हो, य र ल व हो, ह हो, या फिर 11 स्वर हो, तो फिर विसर्ग का ओ बनता है। तो आप दोस्तों शॉर्ट में क्या याद रखोगे, गोस अगोस याद रखोगे। गोस अगोस में भी आपको क्या याद रखना है, पहला, दूसरा और तीनों श क्या है, अगोस है। इसके अलावा जो भी वर्ण है वो सारे ही क्या है, गोस है। तो आपको सिंपल तरीके से यहां से याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम कुछ अन्य उदाहरणों के बारे में बात करते हैं। जैसे कि मेरे पास एक शब्द है मना। क्या शब्द है मेरे पास, मना प्लस ज, मना प्लस ज। अब देखो दोस्तों, विसर्ग से पहले देखो अ है, उसके बाद में ज देखो, ज देखो दोस्तों कौन सा है, अगर हम ज की बात करें तो देखो ज कौन सा है, ज तीसरा है, ज तीसरा, इसका मतलब ज क्या है, गोस है, ज क्या है, गोस है। तो दोस्तों मैं विसर्ग का क्या कर दूंगा, तो मैं विसर्ग का क्या कर दूंगा, ओ कर दूंगा। विसर्ग का ओ करूंगा तो इस प्रकार से न के अंदर ओ की मात्रा लगेगी और अपना शब्द क्या बन जाएगा, मनोज। क्या शब्द बन जाएगा, मनोज। देखो दोस्तों, मनोज अगर किसका पर्यायवाची है, हमें यह भी साथ के साथ याद रखना है। मना प्लस ज, मना मतलब मन, ज मतलब जन्म, मन में जो जन्म लेता है, और मन में जन्म कौन लेता है, कामदेव। तो दोस्तों इस प्रकार से मनोज शब्द किसका पर्यायवाची है, कामदेव का पर्यायवाची है। ठीक है दोस्तों, और अगर हम बात करें, मेरे पास एक है पय प्लस एक शब्द है मेरे पास दर, पय प्लस दर। अब देखो दोस्तों, इधर विसर्ग से पहले आ है, इधर क्या है, द है, त थ द द, द कौन सा, चौथा है, चौथा है, इसका मतलब कौन सा है दोस्तों, गोस है। गोस है तो मैं विसर्ग का क्या कर दूंगा, ओ कर दूंगा, और मेरा शब्द क्या बनेगा दोस्तों, पयोदर, पयोदर। अब देखो दोस्तों, इसके भी अगर हम ये किसके पर्यायवाची है तो हम ध्यान करें, पय, पय किसका पर्यायवाची, पानी का, दर का मतलब धारण करने वाला, पानी को कौन धारण करता है, तो पानी को धारण करता है कौन दोस्तों, बादल। तो ये किसका पर्यायवाची है, बादल का पर्यायवाची है। पयोदर किसका पर्यायवाची है, बादल का पर्यायवाची है। इसी प्रकार एक और अगर हम देखें तो देखो दोस्तों, एक और क्या है शब्द, पयधन द, पयधन द, क्या हो जाएगा, पयोद, क्या हो जाएगा, पयोद। ठीक है, और ये किसका पर्यायवाची, देखो पय मतलब पानी, द मतलब देने वाला, पानी कौन देता है, बादल। तो ये भी किसका पर्यायवाची है, बादल का पर्यायवाची हो जाएगा। किसका पर्यायवाची हो जाएगा, बादल का। जैसे मेरे पास एक और शब्द है मना, मना धन विज्ञान, मना प्लस विज्ञान। देखो विसर्ग से पहले इधर ये क्या है, वह है, और वह क्या है दोस्तों, अंतस्थ है, वह क्या है, अंतस्थ है। तो फिर मैं विसर्ग का क्या बनाऊंगा, ओ, और फिर क्या बन जाएगा, मनोविज्ञान, मनोविज्ञान। एक और शब्द देखो दोस्तों, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण, आप इसको याद रखना। मेरे पास में एक शब्द है, कौन सा, मना। एक शब्द मेरे पास कौन सा है, मना, और एक है मेरे पास अभिलाषा, मना प्लस अभिलाषा। अब देखो दोस्तों, आपको यहां पे क्या करना है, मना प्लस अभिलाषा, विसर्ग से पहले
विसर्ग से पहले अ है, उसके बाद में अ क्या है दोस्तों, गो से, अ क्या है, गो से, तो फिर विसर्ग का क्या करूंगा मैं, ओ करूंगा, विसर्ग का क्या करूंगा, ओ करूंगा, विसर्ग का ओ करूंगा तो ओ पहले से स्वर, और दोस्तों इधर भी क्या आ गया, स्वर। तो अब देखो दो स्वर साथ में आ रहे हैं ना, मनो अभिलाषा, ये अलग अलग तो नहीं लिख सकते, तो फिर क्या करेंगे, अगर इधर अगर कोई भी स्वर आता है या फिर अ आ जाता है तो फिर इसका क्या कर दोगे, लोप करोगे, तो इधर वाला ये जो स्वर आया ना इसका लोप होगा, इसमें इसका लोप होगा, और शब्द क्या बनेगा दोस्तों, मनोभिलाषा, क्या बनेगा, मनोभिलाषा, मनोभिलाषा। ठीक है, यहां पे भी हम दोस्तों दो शब्द कर सकते हैं, दो चीज कर सकते हैं, या तो आप इसका लोप करो या फिर आप इसका अवग्रह बना दो, क्या बना दो, इसका अवग्रह। अवग्रह का प्रयोग किया जाता है दोस्तों किसके लिए, प्लुत स्वर के लिए, अवग्रह का। तो मैं इस मनोभिलाषा को दोस्तों ऐसे भी लिख सकता हूं, कैसे, मनोभिलाषा, मनोभिलाषा, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो मनोभिलाषा, दोनों ही मनोभिलाषा सही है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसके लगा दो वेरी मोस्ट। मनोभिलाषा में अगर इधर क्या आता है दोस्तों, स्वर आता है, तो फिर उसका क्या हो जाएगा दोस्तों, लोप हो जाएगा, किसका लोप हो जाएगा, तो इधर जो भी स्वर आए ना उस स्वर का लोप हो जाएगा, और लोप होने के बाद में फिर उसका क्या बन जाएगा, या तो लोप करो आप उसका, या उसका आप उसका क्या कर दोगे दोस्तों, तो आप उसका या फिर क्या कर दोगे, अवग्रह आप उसका बना सकते हो, दोनों ही चीज हो सकती है। जैसे मेरे पास और एक शब्द है वय, एक शब्द है मेरे पास वय प्लस वृद्ध, वय प्लस वृद्ध, वय प्लस वृद्ध। तो देखो दोस्तों विसर्ग से पहले अ है, उसके बाद में क्या है, वह है, तो अंतस्थ है, तो फिर इसका शब्द क्या बन जाएगा, विसर्ग का क्या करूंगा, ओ कर दूंगा, और शब्द क्या बन जाएगा, वयोवृद्ध। क्या शब्द बन जाएगा, वयोवृद्ध, शब्द क्या बन जाएगा, वयोवृद्ध। एक मेरे पास शब्द है मन प्लस एक शब्द है मेरे पास योग, मन प्लस योग। ठीक है दोस्तों, तो देखो इधर क्या हो गया, विसर्ग से पहले अ, इधर क्या है, यह है, यह अंतस्थ है, तो फिर इस शब्द क्या बन जाएगा, मनोयोग। क्या शब्द बनेगा, मनोयोग, मन प्लस योग, मनोयोग। मन प्लस रोग, मन प्लस रोग, मन प्लस रोग, तो इस प्रकार से विसर्ग से पहले अ और इधर क्या गया, र आ गया, र अंतस्थ है, तो फिर शब्द क्या बनेगा, मनोरोग। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इसके क्या करने हो, टुकड़े करने हो, तो ये जो ओ है ना, ये ओ है, इसका आप क्या करोगे दोस्तों, विसर्ग कर दोगे। लेकिन देखो दोस्तों ओ अपने गुण संधि में भी आया, गुण संधि में आया, तो गुण संधि में ओ किसका बना, ओ बना, अ के बाद में उ हो तो ओ बनता है, अ के बाद में उ हो तो ओ बनता है। अगर आप विसर्ग संधि के नियम से अगर इसके टुकड़े करो तो फिर क्या बनेगा, वय प्लस वय, इसमें विसर्ग सॉरी अपने गुण संधि के हिसाब से अगर आप इसके टुकड़े करने चाहो तो क्या होगा, वय प्लस उवृद्ध करो तब है, तो उवृद्ध तो दोस्तों कोई शब्द ही नहीं होता, फिर ये इस हिसाब से बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या याद रखना है, आप उसको टुकड़े करके भी देख लो, जैसे कि आप अगर उसके हिसाब से करोगे, किसके, गुण संधि के हिसाब से करोगे, तो फिर उधर क्या होगा, अपने जिस प्रकार से महोदय, अगर हम गुण संधि के हिसाब से करना चाहे ना, तो देखो दोस्तों क्या होगा, मेरे पास एक शब्द है महोदय, महोदय, अब देखो महादय नहीं होगा, इससे महा प्लस उदय, इसमें गुण संधि के हिसाब से हो जाएगा महा प्लस उदय, तो ये इसमें उ आ रहा है, और इस उ का इधर भी आ स्वर आया, इधर भी उ स्वर आया, और फिर दोनों का मिलकर क्या बन गया, ओ बन गया, तो महोदय में तो गुण संधि है। ठीक है, क्योंकि ये ओ है ना, ओ का या तो आप क्या है, स्वर संधि में होता है, या फिर ओ गुण संधि में हो रहा है, तो आपको इसको भी साथ में क्या करना है दोस्तों, याद रखना है। लेकिन महोदय आपके इसमें नहीं हो रहा है, महोदय दोस्तों किसमें होगा, तो अपने महोदय किसमें होगा, महोदय तो अपने जो अपने गुण संधि है ना, उसमें महा प्लस उदय से क्या बन जाता है दोस्तों, अपने महोदय बन जाता है। इसके बाद और अगर हम दोस्तों बात करें, तो मेरे पास एक शब्द है मनः, मनः प्लस नयन, मनः प्लस नयन। ठीक है दोस्तों, न क्या है, न स्पर्श व्यंजन है, तो विसर्ग से पहले आ गया, और उधर क्या गया, नयन आ गया, तो फिर शब्द क्या बन जाएगा, मनोनयन। क्या बन जाएगा, मनोनयन शब्द बन जाएगा। मनः प्लस नयन से शब्द क्या बन गया, मनोनयन शब्द बन गया। जैसे मेरे पास एक और शब्द है तप प्लस बल, तप प्लस बल, तो इससे विसर्ग से पहले ब कौन सा, प फ ब, प फ ब, तीसरा है तो क्या है, गो से तो शब्द क्या बन जाएगा, तपोबल। तपोबल बल से शब्द क्या बन गया दोस्तों, तपोबल शब्द बन गया। इसी प्रकार मेरे पास एक और शब्द है तप प्लस भूमि, तप प्लस भूमि। देखो दोस्तों ब कौन सा है, प फ ब भ, प फ ब भ कौन सा है दोस्तों, ब चौथा है, तो इसका क्या बनेगा, ओ बनेगा, और शब्द क्या बन जाएगा, तपोभूमि, तपोभूमि शब्द बन जाएगा। तप प्लस भूमि से तपोभूमि शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों एक और शब्द है मेरे पास यश, यश प्लस दा, यश प्लस दा, त थ द, त थ द कौन सा है दोस्तों, तीसरा है, कौन सा है, तीसरा है, तो विसर्ग से पहले आ गया, तो फिर शब्द क्या बन जाएगा दोस्तों, यशोदा, शब्द क्या बन जाएगा, यशोदा शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों और अगर हम
शब्द के बारे में बात करें तो मेरे पास एक शब्द है उर, उर प्लस ज, उर प्लस ज, उर का मतलब होता है हृदय, उर ज मतलब जन्म लेता है, हृदय में जो जन्म लेता है ना, उर प्लस ज, उरोज। क्या बन जाएगा इसका? उरोज, उरोज। इसी प्रकार दोस्तों और अगर हम शब्द के बारे में बात करें तो मेरे पास एक शब्द है सिरह, सिरह प्लस रेख। ठीक है दोस्तों, तो फिर विसर्ग से पहले क्या गया? आ गया, इधर क्या गया? र। र कौन सा है दोस्तों? तो अपने र कौन सा है? ये र है अपने कौन सा? अंतस्थ। तो फिर शब्द क्या बन जाएगा? शिरोरेख। कौन सा शब्द बन जाएगा दोस्तों? शिरोरेख शब्द बन जाएगा। तो दोस्तों ये हमने बात करी कि विसर्ग से पहले क्या हो? अ हो, और उसके बाद में अगर कोई भी घोष हो तो फिर विसर्ग का क्या बन जाता है दोस्तों? ओ बन जाता है। ये अपना विसर्ग संधि का पहला नियम है दोस्तों। आपको विसर्ग के बाद में घोष बहुत ध्यान से इसका ध्यान रखना है, क्योंकि देखो दोस्तों अगर ऐसे में एक शब्द दे दूं मना प्लस कामना, गलती होने की बहुत ज्यादा गुंजाइश है। हमें क्या लगता है? मना प्लस कामना, और हम जल्दबाजी बोल जाते हैं, शब्द क्या बन जाएगा इसका? मनोकामना। क्या बन जाएगा दोस्तों? मनोकामना। देखो दोस्तों अब आप इधर देखना, विसर्ग से पहले आ है, इधर क क्या है? क वर्ग का पहला है। क क्या है दोस्तों? क देखो आप वर्ग का पहला है। क क्या है? वर्ग का पहला है, वर्ग का पहला है। इसका मतलब क्या? क क्या है दोस्तों? क क्या है दोस्तों? अघोष है। क क्या है? इसका मतलब अघोष है। तो दोस्तों क अघोष आ गया ना, तो फिर विसर्ग का ओ इसमें नहीं बन सकता है। कैसे बनेगा? मनोकामना शब्द ही गलत होता है। आप कई जगह देखना, आप भगवान के मंदिरों में जाते हैं, वहां लिखा हुआ होता है ईश्वर आपकी मनोकामना पूर्ण करे। ईश्वर ने कभी अपनी मनोकामना पूर्ण करी क्या? नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्योंकि मनोकामना शब्द ही गलत है। ईश्वर ने तो हिंदी पढ़ी है ना, हमने नहीं पढ़ी है। तो इस प्रकार मनोकामना शब्द गलत है, मनोकामना नहीं होगा। इसका क्या होगा हम आगे बात करेंगे। आगे नियम आ रहा है, मन प्लस कामना से मनस्कामना शब्द बनेगा, तो मनोकामना शब्द क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आपको बहुत सी जगह यह दिखता है कि मन प्लस चिकित्सक, मन प्लस चिकित्सक, और हम जल्दबाजी में इसको साथ में बोले तो हमें हमारे माइंड में क्या आता है? पहला शब्द मनोचिकित्सक। क्या शब्द आता है? मनोचिकित्सक। जबकि दोस्तों मनोचिकित्सक शब्द भी गलत है, मनोचिकित्सक शब्द भी क्या है? गलत है। यहाँ संधि से हमारी शब्द शुद्धि भी दोस्तों सही होने वाली है। मनोचिकित्सक नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि च वर्ग का पहला है, और पहला इसका मतलब अघोष है, तो फिर हम विसर्ग का यहाँ पे ओ नहीं बना सकते हैं। तो मनोचिकित्सक शब्द भी गलत, मनोकामना शब्द भी गलत, इसी प्रकार मनोचेतना शब्द भी गलत। तो दोस्तों ये मैंने आपको सही शब्दों के साथ साथ हम गलती कहां पे कर सकते हैं ये भी मैं आपको बता चुका हूं। अब हम दोस्तों बात करने वाले विसर्ग संधि का दूसरा नियम। दूसरा नियम कौन सा है? दूसरा नियम है विसर्ग है, विसर्ग है, और विसर्ग के बाद में ई उ हो। क्या हो दोस्तों? ई या उ हो। छोटे बड़े कोई से भी हो सकते हैं। ई छोटा बड़ा कोई सा भी हो, उ छोटा बड़ा कोई सा भी हो, और विसर्ग के बाद में सेम वो का वो चीज क्या है दोस्तों? गोस आए। विसर्ग से पहले ईयू हो, विसर्ग से पहले ईयू हो, और उसके बाद में कोई भी गोस आए तो फिर हम विसर्ग का दोस्तों र बना देंगे। र भी कैसा? आधा। ये अपना एक छोटा सा विसर्ग संधि का दोस्तों दूसरा नियम है। विसर्ग संधि का दूसरा नियम क्या है? पहला नियम क्या था? विसर्ग से पहले अ। अंतर क्या है दोनों नियमों में? उसमें विसर्ग से पहले अ है। अगर विसर्ग से पहले अ है तो विसर्ग का बनेगा ओ। विसर्ग के बाद में गोस होना चाहिए, और इधर विसर्ग से पहले यू है और उसके बाद में अगर कोई गोस है तो फिर विसर्ग का क्या बनेगा? र बनेगा। कैसे बनेगा विसर्ग का र? जैसे कि दोस्तों मेरे पास एक शब्द है नी है, और इधर मेरे द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि बल। ठीक है, विसर्ग से पहले क्या है? ई उ है, छोटी ई है, उसके बाद में ब। ब कौन सा दोस्तों? प फ प। ब तीसरा है, तीसरा इसका मतलब ब क्या है? कोस है। तो फिर दोस्तों मैं विसर्ग का क्या बना दूंगा? र बना दूंगा। तो इस प्रकार से अपना शब्द क्या बन जाएगा दोस्तों? निर्बल। शब्द क्या बनेगा? निर्बल। निर्बल। क्या शब्द बन जाएगा? निर्बल। इसी प्रकार दोस्तों अगर हम आगे बात करें, मेरे पास एक और शब्द है नी है प्लस मल। क्या है दोस्तों? नी प्लस मल। म कौन सा? प प ब भ म। प प ब भ म। म कौन सा है दोस्तों? पांचवा है। तो फिर विसर्ग से पहले ई है, उसके बाद में पांचवा आ गया। इसका मतलब क्या है दोस्तों? गोस है। इसका मतलब क्या है? गोस है। तो फिर मैं विसर्ग का क्या करूंगा दोस्तों? र करूंगा। विसर्ग का र करूंगा तो क्या हो जाएगा? निर्मल। निर्मल। क्या हो जाएगा दोस्तों? अपना शब्द क्या हो जाएगा? निर्मल शब्द हो जाएगा। तो दोस्तों अब आपको पता चल रहा होगा कि हमें क्या करना है। हमें सिर्फ नियम याद रखने। क्या याद रखने हैं? हमें नियम याद रखने हैं, फिर आपको कुछ नहीं करना। अब देखो अगर आपको इसको टुकड़े करने हो, जैसे कि मेरे पास शब्द है आयुर्वेद। क्या शब्द है मेरे पास? आयुर्वेद। वह बिल्कुल खराब हो गया, एक सेकंड दोस्तों। मेरे पास एक शब्द है आयुर्वेद। क्या शब्द है मेरे पास? आयुर्वेद। अब मुझे अगर इसके टुकड़े करने तो मैं क्या करूंगा? ये इसके ऊपर आधा र आ रहा है ना दोस्तों, ये आधा र आ रहा है, तो मैं इस आधे र का क्या कर दूंगा दोस्तों? मैं इस आधे र का विसर्ग कर दूंगा। तो क्या हो जाएगा? आयु प्लस
आयु प्लस वेद, आयु प्लस वेद। लेकिन ये देख लो दोस्तों, ये जो आधा र आएगा ना वो किसी गोश के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि गोश होगा तभी तो विसर्ग का र बनेगा। तो ये देखो वह क्या है, अंतस्थ है, और अंतस्थ क्या होते हैं, गोश होते हैं, इसीलिए हमने इसको आधे र को क्या बना दिया, विसर्ग बना दिया। और आयुर्वेद के टुकड़े क्या हो जाएंगे दोस्तों, आयुधन वेद हो जाएगा। ठीक है, जैसे मेरे पास एक शब्द है निह प्लस अंजन, नी प्लस अंजन। देखो दोस्तों क्या होगा, इसका विसर्ग से पहले यू है, उसके बाद में अ क्या है, स्वर है, अ क्या है, स्वर है, अस्वर है, अस्वर है, इसका मतलब क्या है, घोष है। तो फिर मैं विसर्ग का क्या कर दूंगा दोस्तों, र कर दूंगा। र भी कैसा, आधा। अब मुझे नो चेंज लिखना है, इधर नो चेंज क्या बचा, नी, इधर नो चेंज क्या बचा। देखो दोस्तों अस्वर है, अगर यहाँ पे व्यंजन होता तो र आधा आता, अस्वर है तो अब मैं पहले इसको एक बार नो चेंज लिख देता हूं, ये लिख दिया। अब र स्वर रहित है और इधर अस्वर आ गया, तो फिर ये र पूरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो फिर शब्द क्या हो जाएगा, निरंजन। शब्द क्या बन जाएगा, निरंजन। शब्द क्या बनेगा, निरंजन। इसी प्रकार और शब्द है दोस्तों मेरे पास, निह, और एक शब्द मेरे पास है निधन आकार, निधन आकार, निधन आकार। अब देखो दोस्तों इधर क्या है, विसर्ग से पहले क्या है, ई है, इधर क्या है, आस्वर है, विसर्ग का क्या करूंगा, र करूंगा। र कैसा बना, आधा, इधर क्या है, आस्वर है, तो फिर आ र में मिलेगा तो क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा, और शब्द क्या बन जाएगा, निराकार। ठीक है दोस्तों, तो निराकार में भी कौन सी संधि है, निधन आकार, कौन सा है, निराकार। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार और अगर हम एक शब्द की और बात करें, मेरे पास एक शब्द है दू प्लस आचार, दू प्लस आचार। देखो दोस्तों विसर्ग से पहले क्या आ गया, ऊ आ गया, इधर क्या है, आस्वर है, स्वर है, तो इसका मतलब क्या है, गोस है। तो फिर मैं विसर्ग का क्या कर दूं, आधा र बना दूं। विसर्ग का आधा र बनाया, तो अब मुझे नो चेंज लिखना है, नो चेंज लिखना है तो क्या हो गया, विसर्ग का आधा र बनाया, तो ये आधा र, इधर नो चेंज क्या बचा, आचार बचा। ठीक है, तो र आधा है, उसके बाद आस्वर है, तो मैं उसमें इसकी मात्रा लगा दूं, और शब्द क्या बन जाएगा दोस्तों, दुराचार। और अपना शब्द क्या बन जाएगा, दुराचार शब्द बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार और मेरे पास एक शब्द है दू प्लस एक शब्द है मेरे पास जन, दू प्लस जन। देखो दोस्तों ज कौन सा है अपने, ज कौन सा है, च छ ज, ज तीसरा है, तीसरा इसका मतलब गोस है, तो फिर विसर्ग से पहले ऊ है, तो विसर्ग का क्या करूंगा दोस्तों, र करूंगा। और फिर इस प्रकार से शब्द क्या बन जाएगा दोस्तों, दुर्जन। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार मेरे पास एक और शब्द नहीं है प्लस जन, और फिर इस प्रकार से शब्द क्या बन जाएगा, निर्जन, निर्जन। ठीक है, इसी प्रकार एक और शब्द मेरे पास नहीं प्लस ज, ये वाला है, ज क्या है, ये वाला, और फिर इधर क्या है, जर, निधन जर। और इस प्रकार से ज छ छ ज, ज कौन सा, ये चौथा है, चौथा तो ये भी क्या है, गोस है, तो फिर विसर्ग का क्या बन जाएगा दोस्तों, र बन जाएगा, और शब्द क्या बन जाएगा, निर्जर, निर्जर। निर्जर किसका पर्यायवाची दोस्तों, तो झरने का पर्यायवाची, झरना किसका पर्यायवाची है, निर्जर, झरने का पर्यायवाची है निर्जर। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप विसर्ग से पहले क्या हो, यू हो, और उसके बाद में अगर कोई भी क्या हो, गोस हो, तो फिर विसर्ग का क्या बन जाएगा दोस्तों, विसर्ग का बन जाएगा अपने र। इसी प्रकार मेरे पास एक और शब्द है ज्योति, क्या शब्द है, ज्योति प्लस लिंग, ज्योति प्लस लिंग, ज्योति है प्लस लिंग, ज्योति प्लस लिंग। देखो विसर्ग से पहले क्या है, ई है, उसके बाद ल क्या, य व र ल, ल क्या है, अंतस्थ है, अंतस्थ है, इसका मतलब क्या है, गोस है, तो फिर विसर्ग का क्या करूंगा, र करूंगा, और इस प्रकार से शब्द क्या बन जाएगा, ज्योतिर्लिंग। क्या शब्द बनेगा, ज्योतिर्लिंग। अब देखो दोस्तों र भी क्यों बना, इसके पीछे भी एक कारण है। कारण क्या है कि ये दोनों ध्वनियां इतनी पास है, इतनी पास है कि अगर आप इनको बहुत जल्दी जल्दी से बात बोलोगे ना तो र का साउंड ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे ज्योतिर्लिंग, ज्योतिर्लिंग, आप अलग अलग बोल रहे हो तो क्या बोल रहे हो, ज्योतिर्लिंग, लेकिन आप इन दोनों को बहुत फास्ट बोलो, ज्योतिर्लिंग, 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 ज्योतिर्लिंग। अगर आप इन दोनों को बहुत फास्ट लाके अगर आप इसको जल्दी जल्दी बोलोगे तो फिर र की ध्वनि आ जाती है। इसी कारण तो विसर्ग का र बनाया है, इसी कारण तो विसर्ग का हम बोलते थे, इस कारण नियम बना है, नियम है इस कारण हम नहीं बोलते, नियम है इस कारण कोई व्यक्ति नहीं बोलता है, व्यक्ति जो बोलता है उसी के आधार बना के तो नियम बनाया गया है। तो पहले व्यक्तियों ने बोलना स्टार्ट किया ज्योति प्लस लिंग, अगर व्यक्ति साथ में बोलेगा तो फिर ज्योतिर्लिंग का साउंड आएगा, उसके बीच में र का साउंड आ जाएगा, इसीलिए उसको क्या बना दिया, र बना दिया। ठीक है दोस्तों, तो ज्योतिर्लिंग, ज्योति प्लस लिंग से ज्योतिर्लिंग। ठीक है, इसी प्रकार और एक शब्द है आविधन भाव, आवि प्लस भाव है, आवी प्लस भाव है, आवी है प्लस भाव, विसर्ग पहले यू है, ब है, प फ ब भ, ब चौथा है, चौथा है तो इसका मतलब गोस है, तो फिर क्या कर दूंगा, विसर्ग का र कर दूंगा, और फिर शब्द क्या बन जाएगा, आविर्भाव। क्या शब्द बन जाएगा, आविर्भाव। इसी प्रकार एक और मेरे साथ पास में शब्द है तिरहधन भाव। क्या शब्द है दोस्तों, मेरे पास एक शब्द है तिरह प्लस भाव, तिरह प्लस भाव, शब्द क्या बन जाएगा, तिरोभाव, तिरोभाव। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने बात करी किसके बारे में, जो विसर्ग संधि का अपना दूसरा नियम है। दूसरे नियम में अब कुछ एक मैं महत्वपूर्ण और आपको नियम बताने वाला हूं। महत्वपूर्ण नियम क्या है दोस्तों, कि अगर जैसे कि गोस में
एक आप नोट डाल दो उससे पहले, फिर उसके बाद में उस नियम के बारे में हम बात करते हैं। नियम तो यही है, इसी नियम में थोड़ा सा परिवर्तन है। थोड़ा सा परिवर्तन ये है, नोट डाल के उस बात को हम लिखेंगे कि विसर्ग के बाद र क्या दोस्तों, गोस है क्योंकि अंतस्थ है। विसर्ग के बाद र आने पर विसर्ग का र, विसर्ग के बाद र आने पर विसर्ग का र न बनकर विसर्ग के बाद र आने पर विसर्ग का र न बनकर प्रारंभिक मात्रा दीर्घ हो जाती है। बहुत महत्वपूर्ण नोट है दोस्तों। क्या है नोट अपना, कि विसर्ग के बाद में अगर र आए, र भी गोस है दोस्तों, र अगर गोस में आ जाए तो फिर विसर्ग का र नहीं बनेगा और र न बनकर क्या हो जाएगा, प्रारंभिक मात्रा दीर्घ हो जाएगी। जैसे कैसे दोस्तों, मेरे पास एक शब्द है कौन सा, निह प्लस रोग। देखो दोस्तों आ गया ना र, ठीक है। मेरे पास एक शब्द है निह प्लस रोग, प्रारंभिक, देखो विसर्ग से पहले ई है, उसके बाद में र क्या है, दोस्तों सोचो आप, क्या है, अंतस्थ, इसका मतलब क्या है, गोस है, इसका मतलब क्या है, गोस है। नियम क्या कह रहा है, विसर्ग के बाद में गोस आ गया, विसर्ग से पहले ई हुआ है, उसके बाद में कोई गोस आ गया, विसर्ग का क्या करूंगा, र करूंगा, विसर्ग का क्या करूंगा, र करूंगा, र कर दिया। लेकिन ये देखो इधर भी र आ गया, तो अपना नोट क्या कह रहा है कि विसर्ग के बाद र आने पर, विसर्ग के उसके बाद में र आने पर विसर्ग का र न बनकर, इस विसर्ग का र नहीं बनके क्या बनेगा, प्रारंभिक मात्रा दीर्घ हो जाएगी। प्रारंभिक मात्रा कौन सी, जो विसर्ग से पहले जो मात्रा आई, जो पहला वर्ण है उसके अंदर जो मात्रा आ रही है वो हर्ष मात्रा है, तो वो क्या हो जाएगी, दीर्घ हो जाएगी। जैसे अगर इससे शब्द बनाए तो क्या बनेगा दोस्तों, शब्द निर्रोग। क्या शब्द बनेगा, निर्रोग, ठीक है। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर र को ऊपर ले जाए तो फिर क्या हो जाएगा, निर्रोग। लेकिन ये र आ गया ना, तो ये शब्द गलत, ये शब्द क्या हो जाता है, गलत, क्योंकि अपना नियम क्या कह रहा है कि प्रारंभिक मात्रा दीर्घ करेंगे, तो फिर शब्द क्या बनेगा, निर्रोग। देखो दोस्तों ये भी क्यों बना, इसको भी आप देखो, आप इसको बोल के देखो और इसको बोल के देखो, दोनों के साउंड में कोई परिवर्तन नहीं है। जब र इस आया ना, उसके बाद में निर्रोग। अब ये प्रारंभिक मात्रा दीर्घ है, तो आपको न ई की मात्रा में थोड़ा सा जोर देना पड़ेगा, प्राण वायु ज्यादा निकालनी पड़ेगी छोटी ई से। तो इधर अगर आप इस बड़ी ई को बोलोगे तो भी र का साउंड आएगा, निर्रोग, ये भी क्या है, निर्रोग। तो फिर विद्वानों ने ये कहा कि आप र नहीं बना के प्रारंभिक मात्रा क्या कर दो, इसकी दीर्घ कर दो। तो इस हिसाब से निरोग ये दोनों गलत हो जाएंगे, निरोग में प्रारंभिक मात्रा दीर्घ हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसमें भी उपसर्ग निकालोगे, तो जैसे आपसे पूछे निसर्ग, इसमें उपसर्ग क्या है, तो उपसर्ग क्या है, निरी है। इसका मतलब विसर्ग का तो रईस बना, लेकिन र आने के कारण हमने र नहीं लगा के क्या कर दी, प्रारंभिक मात्रा दीर्घ कर दी। और प्रारंभिक मात्रा दीर्घ भी क्यों करी, क्योंकि समान साउंड आता है, ध्वनि कौन सी आ रही थी, समान ध्वनि आ रही थी, इस कारण से हमने प्रारंभिक मात्रा को क्या कर दिया दोस्तों, दीर्घ कर दिया। इसी प्रकार और अगर हम शब्द देखें, मेरे पास एक शब्द है निह प्लस रंध्र, निह प्लस रंध्र, तो फिर र आ गया ना, तो प्रारंभिक मात्रा दीर्घ हो जाएगी और शब्द क्या हो जाएगा, निरंध्र। क्या शब्द हो जाएगा, निरंध्र। मेरे पास एक शब्द है दो प्लस राज, देखो दोस्तों विसर्ग से पहले क्या है, यू है, विसर्ग से पहले क्या यू है, इधर क्या है, र है, इसका मतलब बहुत से तो विसर्ग का र होना चाहिए और शब्द क्या होना चाहिए अपना, दुर्राज। क्या शब्द होना चाहिए, दुर्राज। शब्द क्या होना चाहिए, दुर्राज। उपसर्ग है तो उपसर्ग में हमेशा मात्रा छोटी आती है, दुर्राज। लेकिन दुर्राज नहीं बनेगा, बल्कि प्रारंभिक मात्रा र नहीं बनेगा और प्रारंभिक मात्रा बड़ी हो जाएगी। तो अब ये बड़ी हुई, जैसे इसको दुर्र बोल रहे हैं, तो अब ये बड़ी होगी, इसको क्या बोल रहे, दुर्राज। तो इसमें भी सेम साउंड आ रहा है, तो इस हिसाब से ये हो जाएगा गलत, ये हो जाएगा अपना सही। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ये नोट बहुत महत्वपूर्ण है, ये नोट ध्यान रखना है कि विसर्ग से पहले र आया है तो फिर विसर्ग का क्या नहीं बनेगा, र नहीं बनके क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रारंभिक मात्रा इसमें क्या हो जाएगी, प्रारंभिक मात्रा क्या हो जाएगी, दीर्घ हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो अब देखो एक मिलते जुलते ऐसे शब्द आते हैं। देखो मैं एक क्वेश्चन बताता हूं आपको, आप उस क्वेश्चन को देखना और आप बताना कि विसर्ग संधि किसमें नहीं, इसी नियम के। एक क्वेश्चन है, देखना किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है, किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है। ठीक है, अभी हमने शब्दों की बात करी। वैसे एक शब्द है मेरे पास निरोग, निरज, निरंध्र,
निरंध्र, निरंध्र, और एक डी ऑप्शन कोई भी ले लो, चाहे सभी कर दो, उपयुक्त सभी। अब बताओ दोस्तों, किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? विसर्ग संधि नहीं है मतलब कि सभी में नहीं है। देखो अभी हमने बात करी ना निरोग, इसमें होगी, कैसे होगा? इसमें इसके टुकड़े क्या होंगे? निह प्लस रोग, विसर्ग संधि है। इसी प्रकार निरंध्र की भी अभी हमने बात कर ली, क्या हो जाएगा? निह प्लस रंध्र। सिर्फ मैं आपको एक चेताने के लिए, चेतावनी के तौर पे क्वेश्चन है। अब देखो दोस्तों, अगर हम इसके टुकड़े करें, नीरज, नीरज, अगर आप इसके टुकड़े करके देखना, अगर आप इसी नियम से अगर आप सेम इसके टुकड़े करो तो क्या निकल जाएगा? निह प्लस रज। लेकिन दोस्तों नीरज किसका पर्यायवाची है? तो नीरज पर्यायवाची है कमल का। किसका पर्यायवाची? नीरज, कमल का। तो कमल का पर्यायवाची, तो कमल का पर्यायवाची नीरज क्यों है? क्योंकि वो नीर में जन्म लेता है। नी प्लस ज, नीर प्लस ज। नीर किसका पर्यायवाची दोस्तों? जल का। नीर किसका पर्यायवाची है? जल का। और ज का मतलब जन्म लेना, ज का मतलब जन्म लेना। तो दोस्तों यहाँ पे नीर और ज संयोग से मिले, इसमें कोई संधि नहीं है। नीरज में क्या नहीं है दोस्तों? कोई संधि नहीं है। ये किससे मिले हैं? तो संयोग से मिले हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे आपको शब्दों की व्युत्पत्ति भी पता होनी चाहिए, क्योंकि इसमें नीर है, मूल शब्द इसमें क्या है? नीर है, और उसके अंदर ज लगा है, ज का मतलब जन्म लेना। तो इस प्रकार से निरोग में विसर्ग संधि है, निरंतर में विसर्ग संधि है, या फिर और कोई भी शब्द आ जाए तो उसमें विसर्ग संधि है। लेकिन नीरज में कोई भी संधि नहीं है, क्योंकि ये शब्द इसमें किससे मिले हैं? तो इसमें ये शब्द जो भी मिले हैं वो शब्द किससे मिले हैं दोस्तों? संयोग से ये शब्द मिले हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं विसर्ग संधि के अगले नियम के बारे में कि अगला नियम किस प्रकार से होगा। तो दोस्तों हमने विसर्ग संधि के अभी दो नियम के बारे में बात करी। पहला नियम क्या था? पहला नियम ऐसा था कि विसर्ग से पहले अ है और उसके बाद में अगर कोई गोस है तो फिर विसर्ग का बनेगा ओ, और विसर्ग से पहले यू है और उसके बाद में अगर कोई गोस है तो फिर बनेगा विसर्ग का र। लेकिन किस कंडीशन में र नहीं बनेगा? कि गोस में भी अगर विसर्ग के बाद में र आ गया तो विसर्ग का र नहीं बनके प्रारंभिक मात्रा दीर्घ हो जाएगी। ये हमने विसर्ग संधि के दो नियमों के बारे में बात कर ली है। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं विसर्ग संधि के अगले नियम के बारे में। अगर हम अगले नियम के बारे में बात करें दोस्तों, तो अपना अगला नियम क्या है? अगला नियम है दोस्तों अपना विसर्ग है, विसर्ग है, और फिर विसर्ग के बाद में, विसर्ग के बाद में क्या हो? अगर विसर्ग के बाद में इधर आ गया आपके क्या आ गया? इधर अ या आ में से कुछ भी आ गया, और इधर आपके आता है अगर क ख प फ, इनमें से अगर कोई भी आए, क ख प फ में से अगर कोई भी आए तो फिर क्या होगा दोस्तों? तो विसर्ग का बन जाएगा ये वाला स। कौन सा स बन जाएगा? ये वाला स। ये कौन सा स है दोस्तों? तो दंत्य स। कौन सा स बन जाएगा? दंत्य स विसर्ग का बन जाएगा। जैसे कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? तो मेरे पास एक शब्द है नमः, एक शब्द क्या है? नमः, प्लस मेरे पास एक शब्द क्या है? कार। नमः प्लस कार। अब देखो दोस्तों, विसर्ग के बाद पहले क्या है? अ है, और विसर्ग के बाद में दोस्तों क्या आ गया? विसर्ग के बाद में क्या आ गया? तो विसर्ग के बाद में अपने क्या आ गया? विसर्ग के बाद में आ गया अपने क आ गया। तो फिर शब्द किसका? विसर्ग का क्या बनेगा दोस्तों? विसर्ग का दंत्य स बन जाएगा। विसर्ग का दंत्य स भी कैसा? आधा हलंत वाला बन जाएगा। तो फिर अपना ये शब्द क्या हो जाएगा? नमस्कार। क्या शब्द हो जाएगा दोस्तों? नमः प्लस कार से शब्द क्या बन जाएगा? नमस्कार शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार मेरे पास एक और शब्द है बाह प्लस कर, बाह प्लस कर, बाह प्लस कर। तो फिर विसर्ग से पहले आ है और उसके बाद में एक क है, तो फिर क्या हो जाएगा दोस्तों? भास्कर। शब्द क्या बन जाएगा? भास्कर। बाह प्लस कर, और अपना शब्द क्या बन जाएगा दोस्तों? भास्कर शब्द बन जाएगा, क्योंकि विसर्ग से पहले क्या है? अ, और उसके बाद में क्या आ गया? क आ गया। मेरे पास में एक शब्द है ब्रीह। क्या शब्द है दोस्तों? ब्रीह प्लस पति, ब्रीह प्लस पति। अब देखो दोस्तों, विसर्ग से पहले क्या है? अ है, इधर क्या है? प है, प है, तो फिर विसर्ग का क्या करूंगा दोस्तों? ये वाला स कर दूंगा, और क्या हो जाएगा? शब्द बृहस्पति। क्या शब्द हो जाएगा? बृहस्पति। क्या शब्द हो जाएगा? बृहस्पति शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार एक और मेरे साथ पास में शब्द बाह प्लस पति, बाह प्लस पति। विसर्ग से पहले आ है, इधर क्या है? प है, तो फिर शब्द क्या बन जाएगा? बासपति। क्या शब्द बन जाएगा दोस्तों? बासपति शब्द बन जाएगा। तो ये अपने विसर्ग संधि का कौन सा नियम है दोस्तों? तीसरा नियम है कि विसर्ग से पहले क्या हो? अ हो, और उसके बाद में क्या हो? क ख प प हो, क ख प प हो, तो फिर विसर्ग का कौन सा स बन जाएगा? तो विसर्ग का बन जाएगा कौन सा? अपना दंत्य स बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों? दंत्य स विसर्ग का बन जाएगा। ऐसे दोस्तों अगर हम एक और नियम के बारे में बात करें, सेम नियम, उसका सेम नियम ये है कि विसर्ग है, विसर्ग है, और विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले दोस्तों क्या है? विसर्ग से पहले यू है। विसर्ग से पहले क्या है? यू है। यू छोटा बड़ा कोई सा भी, ई छोटी बड़ी कोई सा भी हो सकता है, ऊ छोटा बड़ा कोई सा भी हो सकता है। अगर यू है और इसके बाद में क्या है? क ख प प है। क्या है? क ख प फ है, क ख प प है,
तो फिर विसर्ग का क्या बनेगा, तो फिर विसर्ग का बन जाएगा आपके मूर्धन्य स। विसर्ग का क्या बनेगा दोस्तों, मूर्धन्य स विसर्ग का बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये अपना एक सिंपल सा नियम है। जैसे देखो आप, मेरे पास एक शब्द है नी प्लस पाप, नी प्लस पाप। अब देखो दोस्तों, विसर्ग से पहले क्या है, ई, ठीक है, इधर क्या है, प है, फिर मैं विसर्ग का क्या बना दूंगा, मूर्धन्य स। विसर्ग का क्या बनाऊंगा, मूर्धन्य स, और इस प्रकार से अपना शब्द क्या बन जाएगा, निष्पाप। क्या शब्द बन जाएगा, निष्पाप। ऐसे मेरे पास एक शब्द है नी प्लस फल, नी प्लस फल, तो फिर क्या बन जाएगा, निष्फल। शब्द क्या बन जाएगा, निष्फल। शब्द क्या बन जाएगा, निष्फल। इसी प्रकार मेरे पास एक शब्द है दू प्लस फल, फिर शब्द क्या बन जाएगा, दुष्फल, दुष्फल। शब्द क्या बन जाएगा, दुष्फल। मेरे पास एक शब्द है आवी, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है दोस्तों, आवी प्लस कार, आवी प्लस कार, आवी प्लस कार। विसर्ग से पहले ई है, उसके बाद क है, तो फिर शब्द क्या बन जाएगा दोस्तों, आविष्कार। क्या शब्द बन जाएगा, आविष्कार। क्या शब्द बनेगा दोस्तों, आविष्कार। तो अपना नियम क्या है, विसर्ग से पहले ई उसके बाद में क ख प प, विसर्ग से पहले ई उसके बाद क ख प प, तो विसर्ग का कौन सा स, विसर्ग का मूर्धन्य स। विसर्ग से पहले अ, विसर्ग से पहले अ, और उसके बाद में अगर क्या है क ख प प, तो विसर्ग का कौन सा स दोस्तों, तो फिर विसर्ग का कौन सा स हो जाएगा, तो फिर विसर्ग का स हो जाएगा दंत्य स। कौन सा स हो जाएगा, दंत्य स। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार मेरे पास एक शब्द है दू प्लस परिणाम, दू प्लस परिणाम, दो प्लस परिणाम, तो फिर शब्द क्या बन जाएगा, विसर्ग से पहले क्या आ गया, ऊ आ गया, इधर क्या है, प है, तो फिर शब्द क्या बनेगा, दुष्परिणाम, दुष्परिणाम। ठीक है दोस्तों, और यहां पे भी अगर हम इस परिणाम के भी टुकड़े करें तो क्या निकल जाएगा, प्री प्लस नाम, प्री प्लस नाम, क्योंकि यहाँ पे मूर्धन्यकरण से नियम से न का आना हो गया। कौन से, मूर्धन्यकरण के नियम से। अगर आपसे पूछ ले कि दुष्परिणाम में कौन कौन सी संधि है, तो इसमें विसर्ग संधि भी है, यहाँ आगे तो क्या है, विसर्ग संधि, और इधर क्या है, न का अना हो गया, तो व्यंजन संधि भी है। एक और दोस्तों, इसमें अगर आपसे दुष्परिणाम में यहाँ पे अगर उपसर्ग पूछे, तो फिर उपसर्ग कौन सा है, दुष्, क्योंकि कोई सा भी स बने उपसर्ग के अंदर दंत्य शेष निकलेगा। कोई सा भी स बने उपसर्ग के अंदर दोस्तों कौन सा स निकलेगा, तो उपसर्ग के अंदर कौन सा स निकलेगा, उपसर्ग के बाद में अपने जो स निकलेगा वो कौन सा निकलेगा, दंत्य स निकलेगा। कौन सा स निकलेगा, दंत्य स। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसी के और अगले नियम के बारे में। अगला नियम कौन सा है, अगला नियम यह है कि ये अपना विसर्ग है, ये विसर्ग है। अब विसर्ग से पहले कुछ भी है दोस्तों, हम चार नियमों के बारे में बात कर चुके हैं। पहला नियम कौन सा देखा कि विसर्ग से पहले अ, उसके बाद में कोई गोस हो तो विसर्ग का ओ बनता है। विसर्ग से पहले ई हो, उसके बाद में कोई गोस हो तो विसर्ग का र बनता है। फिर हमने देखा विसर्ग से पहले अ है, उसके बाद में क ख प प है, तो फिर विसर्ग का दंत्य स बनता है। विसर्ग से पहले ई है, उसके बाद में क ख प प है, तो फिर विसर्ग का मूर्धन्य स बनता है। अब हम अगले नियम के बारे में बात कर रहे हैं। अगला नियम यह है कि विसर्ग से पहले कुछ भी हो, आपको वो नहीं देखना है। अगर विसर्ग के बाद में त थ है, विसर्ग के बाद में त थ है, अगर विसर्ग के बाद में च छ है, च छ है, च छ है, या फिर विसर्ग के बाद में ट ठ है, क्या है, ट ठ है। देखो पहले दूसरे आ रहे हैं, इसका मतलब विसर्ग संधि में यही नियम है। अगर मैं इसी नियम को और शॉर्ट में कर दूं तो विसर्ग से पहले या तो गोस आता है या अगोस आता है। अगोस में क्योंकि गोस और अगोस मान तो वही हो रहे ना, ये पहले दूसरे आ रहे हैं, ये पहले दूसरे आ रहे हैं, इनसे क्या बन रहा है, स बन रहा है। पहला और दूसरा आ रहा है, पहला और दूसरा आ रहा है, मतलब विसर्ग से पहले पहला दूसरा आ रहा है, तो फिर विसर्ग का कोई सा भी स बनेगा। और अगर विसर्ग से पहले तीसरा चौथा पांचवा या कोई भी अगर गोस आ रहा है, तो फिर विसर्ग का ओ या र बनता है। देखो दोस्तों ये नियम क्या है कि देखो ये अपने जो ये है ना त था दोस्तों, मुझे आप बताओ कौन से, लितुल साना नाम दंत, दंत है ना, तो फिर विसर्ग का दंत स बन जाएगा। विसर्ग का क्या बनेगा, दंत स, क्योंकि ये क्या है, दंत है, ये क्या है दोस्तों, दंत है, तथा दंत है। ये क्या है, इचुई शाना नाम तालु, क्या है, तालवे, तो फिर दोस्तों विसर्ग का क्या बनेगा, तालवे स बनेगा। क्या बनेगा, तालवे स। ये क्या है दोस्तों, रिटुर साना नाम मुर्दा, टट क्या है दोस्तों, मूर्धन्य है, तो फिर विसर्ग का क्या बनेगा दोस्तों, मूर्धन्य स बनेगा। ये एक सिंपल सा नियम है। अगर दंत आता है तो विसर्ग का दंत स बन जाएगा, वो भी किसमें, अगोस में, वो भी किसमें, अगोस आएगा। अगोस कौन सा, वर्ग का पहला और दूसरा, तथ आएगा। अगर तथ आता है तो विसर्ग का दंत स, अगर चचा आता है तो विसर्ग का तालव्य स, और अगर टठ आता है तो विसर्ग का मूर्धन्य स बन जाएगा। कैसे बनेंगे, आधे बनेंगे। कैसे बनेंगे, आधे बनेंगे। देखो दोस्तों अब हम उदाहरणों की बात करते हैं। मेरे पास एक शब्द है नमः, क्या शब्द है, नमः तो दोस्तों हो चुका है, नमः नमः, चलो और कर लेते, नमः, ठीक है। और एक क्या है मेरे पास, ते, नमः के बाद में एक क्या है दोस्तों, ते, नमः के बाद में एक क्या है, ते। अब देखो दोस्तों विसर्ग से पहले क्या हमें नहीं देखना है, अ भी आ सकता है, यू भी आ सकता है। इधर क्या है दोस्तों, इधर क्या है, त आया, तो अब बताओ मुझे दोस्तों विसर्ग से पहले क्या है वो नहीं देखना, इधर त आ गया ना, तो फिर विसर्ग का कौन सा स करूंगा, तो फिर विसर्ग का त क्या है दोस्तों, दंत्य है, तो विसर्ग का कौन सा स करूंगा, दंत्य स। और इस प्रकार से मेरा शब्द क्या बन जाएगा दोस्तों, नमस्ते। क्या बन जाएगा, नमस्ते। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार एक और,
मेरे पास एक शब्द है नी प्लस छल, नी प्लस छल। अब देखो विसर्ग से पहले ये आ गया, कोई बात नहीं, हमें विसर्ग से पहले देखना ही नहीं है। उसके बाद देखो ये क्या है, छ है, ये क्या है, छ है, विसर्ग के बाद छ है, छ क्या है, तालव्य, तो फिर कौन सा श बन जाएगा विसर्ग का, तालव्य स। क्या कौन सा श बन जाएगा, तालव्य स। और इस प्रकार से दोस्तों शब्द क्या बन जाएगा, निश्चल। क्या शब्द बनेगा, निश्चल शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों मेरे पास एक शब्द है धनु, एक शब्द धनु प्लस क्या है, टंकार, प्लस क्या है, टंकार। अब देखो दोस्तों विसर्ग से पहले क्या यू है, नहीं देखना मुझे, देखना ही नहीं है, इसके बाद में देखना है मुझे। तो बाद में क्या ट है, ट क्या है, मूर्धन्य है, तो फिर विसर्ग का क्या बनेगा दोस्तों, विसर्ग का क्या बनेगा, मूर्धन्य स। क्या बनेगा, मूर्धन्य स। और इस प्रकार से शब्द क्या बन जाएगा, धनुष टंकार, धनुष टंकार। शब्द क्या बन जाएगा दोस्तों, धनुष टंकार शब्द बन जाएगा। तो विसर्ग से पहले कुछ भी हो उसके बाद में देखना है आपको कि उसके बाद में क्या है। उसके बाद में अगर चचा है, उसके बाद में अगर क्या है, चचा चचा चचा, है ना। देखो ऐसे देखो, मेरे पास एक शब्द है नी प्लस उसके बाद में क्या है, च, तो फिर शब्द क्या बन जाएगा, विसर्ग का च है तो ये वाला श दूंगा और शब्द क्या बन जाएगा, निश्चय। क्या शब्द बन जाएगा, नी प्लस च, निश्चय शब्द बन जाएगा। उसी प्रकार मेरे पास में एक शब्द है, वो हमने अभी वहां पे बात करी ना, मन। मेरे पास एक शब्द क्या है, मन प्लस एक शब्द मेरे पास चिकित्सक, मन प्लस चिकित्सक, मन प्लस चिकित्सक। अब देखो मैंने आपको वहां बताया ना, मनोचिकित्सक शब्द गलत होता है। क्यों होता है गलत, अब इधर देखो विसर्ग से पहले कुछ भी हो, लेकिन इधर क्या है, च है, इधर क्या है, च है, तो फिर ये च है, तो मैं विसर्ग का क्या करूंगा, ये वाला च बनाऊंगा। तो इस प्रकार से विसर्ग का ये वाला च बनाऊंगा, तो फिर शब्द क्या बन जाएगा, मनस चिकित्सक। क्या शब्द बनेगा दोस्तों, मनस चिकित्सक। तो मनस चिकित्सक शब्द सही होगा, ना कि मनोचिकित्सक। मनोचिकित्सक शब्द गलत होता है क्योंकि ये क्या है, अघोष है। मनोचिकित्सक तब होता है जब यहाँ पे कोई भी घोष होता, यहाँ पे कोई भी क्या होता, घोष होता। इसी प्रकार दोस्तों और एक शब्द है मन प्लस चेतना, मन प्लस चेतना। ठीक है दोस्तों, तो इसका भी मनोचेतना नहीं होगा, शब्द क्या बनेगा, मनस चेतना। क्या शब्द बनेगा, मनस चेतना। क्या शब्द बनेगा, मनस चेतना। ठीक है, तो एक मैंने मनोकामना बताया दोस्तों, वो पिछले वाले नियम में रह गया, मैं आपको यहां बता देता हूं। पिछले वाला अपना नियम कौन सा था, ये है ना, कौन सा था अपना, मनोकामना, है ना, ये यही वाला नियम, मनोकामना। अब इधर देखो, आप मेरे पास एक शब्द मना, मना प्लस एक शब्द मेरे पास कामना, मना प्लस कामना। अब देखो दोस्तों विसर्ग से पहले क्या है, अ है, विसर्ग के बाद में क्या है, क ख प फ, ये देखो का है, तो फिर मैं विसर्ग का क्या करूंगा, विसर्ग का दंत्य से करूंगा। विसर्ग का ये मैंने कर दिया दंत्य से, कैसा, आधा। तो इस प्रकार से शब्द क्या बनेगा, मनस कामना, मनस कामना। अब दोस्तों कभी भी भगवान के पास जाओ ना, तो भगवान को कभी ये मत कहना कि मनोकामना पूरी करो, क्या करोगे, मनस कामना पूरी करो। ईश्वर आपकी मनस कामना पूरी करे, तो ईश्वर आपकी मनस कामना पूरी करेंगे। आप शब्द ही गलत बोल रहे हो, ईश्वर आपकी कैसे मनोकामना पूरी कर सकते हैं। तो मनस कामना होगा, क्या होगा इसका, मनस कामना। ठीक है दोस्तों, तो मनोकामना शब्द गलत। ये यू वाला हमने नियम के बारे में बात करी। अभी हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, इन नियमों के बारे में कि तथा आता है तो दंत्य है तो दंत्य बन जाएगा। अगर मूर्धन्य आता है, अघोष में कोई भी अगर क्या आता है, मूर्धन्य आता है, तो विसर्ग का मूर्धन्य स बन जाएगा। और अगर अघोष में कोई भी तालव्य आता है तो फिर विसर्ग का क्या बन जाएगा, तालव्य स बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हमारा सिर्फ एक नियम और बचा है विसर्ग संधि का। वो नियम कौन सा है, वो नियम ये है कि दोस्तों विसर्ग है, इसमें भी नहीं देखना है आपके विसर्ग के बाद में क्या है। मैं इसी नियम को उसके साथ भी वैसे बता सकता था, इसके ये नियम चाहे आप इसके साथ कर लेना, इसके साथ करोगे तो भी कोई नहीं, क्योंकि अगर यही स आते, अगर यही स यहाँ पे आएंगे तो भी यही स बन जाएंगे। देखो फिर भी हमने अगर इसको अलग देखना चाह रहे तो अलग देख सकते हैं कि अगर विसर्ग के बाद में क्या आया, विसर्ग के बाद में आया दंत्य स, विसर्ग के बाद में आया अगर तालव्य स, और विसर्ग के बाद में आया मूर्धन्य स। अगर विसर्ग के बाद में दंत्य स है तो मैं विसर्ग का क्या बना दूंगा, दंत्य स। अगर विसर्ग के बाद में आया दोस्तों तालव्य स, तो मैं विसर्ग का क्या बना दूंगा, तालव्य स। और अगर विसर्ग के बाद में आया मूर्धन्य स, तो मैं विसर्ग का क्या बना दूंगा, मूर्धन्य स। ये दोस्तों छोटा सा एक नियम है, और ये विसर्ग संधि का अंतिम नियम है। क्या है दोस्तों, जैसे कि मेरे पास एक शब्द आया, एक शब्द दू, क्या शब्द है मेरे पास, दू प्लस एक शब्द है मेरे पास साहस। क्या शब्द है, साहस। अब देखो दोस्तों विसर्ग से पहले कुछ भी हमें कोई बात नहीं, हमें सिर्फ ये देखना है, ये देखना है। और हमें क्या देखना है, इधर श है ना, तो फिर आप विसर्ग का ये स बना दो और शब्द क्या बन जाएगा, दुस्साहस, दुस्साहस। ठीक है दोस्तों, अब आप इसमें चाहे आप विसर्ग रख लो तो भी आपका शब्द गलत नहीं है, दुस्साहस। अगर आपने विसर्ग का विसर्ग रख लिया तो भी शब्द सही है, दुस्साहस शब्द भी सही है, दुस्साहस भी सही है। जैसे कि आपका एक और शब्द है नी प्लस शुल्क, नी प्लस शुल्क, नी प्लस शुल्क। विसर्ग से पहले कुछ भी हो, इधर ये श आ गया ना, तो फिर ये शब्द क्या हो जाएगा, निःशुल्क, निःशुल्क। अब देखो दोस्तों आपको एक चीज ध्यान रखनी है, या तो आप निःशुल्क ऐसे लिखो, या फिर आप विसर्ग का विसर्ग रखो निःशुल्क, या फिर आप इसको ऐसे लिखो। लेकिन आपने अगर ऐसे लगा दिया ना निःशुल्क,
ये निःशुल्क, तो ये गलत है। ठीक है, या तो आप बीच में श लाओ या फिर आप विसर्ग रखो। अगर आप दोनों में से कोई सा भी करते हो तो भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार अगर हम मूर्धन्य स की बात करें तो मूर्धन्य स से तो ऐसा कोई शब्द ही शुरू नहीं होता है। वैसे अगर हम मूर्धन्य स के बारे में बात करें तो क्या मूर्धन्य स से कोई शब्द शुरू होता है क्या? तो कोई भी स मूर्धन्य स से क्या सॉरी कोई भी शब्द मूर्धन्य स से स्टार्ट नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने बात करी किसके बारे में, ये हमने बात कर ली किसके बारे में, विसर्ग संधि के बारे में। दोस्तों मैं आपके सामने विसर्ग संधि को लेके एक क्वेश्चन रखता हूं और आपको उस क्वेश्चन का क्या बताना है, आंसर बताना है। जैसे कि मेरे पास में शब्द है, क्या शब्द है, किसमें विसर्ग संधि नहीं, शब्द क्या है, किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है, नहीं है। ठीक है दोस्तों, अपना शब्द क्या है, जैसे मेरे पास में एक शब्द है आविष्कार, दूसरा है परिष्कार, तीसरा है दुष्कर, चौथा है निष्फल। अपना क्या कह रहे हैं, अपना देखो क्वेश्चन क्या है, किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है, आविष्कार, परिष्कार, दुष्फल, निष्फल। देखो वैसे तो अभी मैंने 3 शब्दों के बारे में आपको यहाँ पे बताया हुआ है। अब देखो दोस्तों, इसमें आपको कोई अंतर नहीं लग रहा होगा, आविष्कार, परिष्कार, लेकिन अब इसमें तो इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होगा, प्री प्लस कार है, प्री प्लस कार है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों कंफ्यूज करने वाले, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं प्री प्लस कार कैसे, कैसे कि हमने विसर्ग संधि में एक व्यंजन आगम का मैंने नियम बताया कि प्री के बाद में अगर कोई भी कृ धातु है तो फिर इस स का आगम हो जाता है, इस स का क्या होता है, आगम होता है, और इस स का बीच में आगम होने के कारण क्या शब्द बना दोस्तों, परिष्कार शब्द बना। तो इसमें परि आपको स्पेशल पूरा याद रखना है, इसके टुकड़े तो हो जाएंगे अवि प्लस कार, अभी हमने बात करी अवि प्लस कार, नियम कौन सा, विसर्ग से पहले यू इसके बाद क ख प प है, तो ठीक है। और इसमें भी क्या हो जाएगा, सेम नियम, दू प्लस कर, दू प्लस कर, दुष्कर, इसमें भी कौन सा, नी प्लस फल, निष्फल, क ख प प वाले नियम, विसर्ग से पहले यू उसके बाद क ख प प हो तो विसर्ग का स बन जाता है। तो देखो दोस्तों, परिष्कार में आपको सिर्फ पूरा याद रखना है कि प्री के बाद में कृ धातु है, ये हमने व्यंजन संधि में देखा, प्री के बाद में कृ धातु है तो मूर्धन्य व्यंजन का आगम, और अगर सम के बाद में कृ धातु है, सम के बाद में कृ धातु है तो फिर दंत स का आगम। ऐसे कैसे शब्द आपके आ सकते हैं, जैसे देखो एक तो क्या है अपने, एक शब्द जैसे मैं आपको दूं नमस्कार, नमस्कार, क्वेश्चन सेम है कि किस में विसर्ग संधि नहीं है, नमस्कार, नमस्कार, संस्कृति, संस्कृति, नमस्कार, संस्कृति, नमस्ते, नमस्कार, संस्कृति, नमस्कार, संस्कृति, नमस्ते। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा भी एक क्वेश्चन आ सकता है। अब देखो दोस्तों, आपको ये लगे कि आदर्श 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 तीनों में, तो तीनों में जो भी संधि होगी सेम होगी, सेम नहीं है। ये इसमें देखो विसर्ग से पहले आ, उसके बाद में क ख प प, तो फिर ये वाला स बना है, तो इसमें तो क्या होगा, नमः प्लस कार, नमः प्लस कार, इसका क्या होगा, नमः दंत, नमः प्लस ते, ये भी ते तथा तथा वाला, ये मूर्धन्य उसका नियम से बना है, अभी हमने सेकंड लास्ट नियम देखा। अब देखो इसमें देखना, सम के बाद में कृ धातु, सम के बाद में कृ धातु, सम प्लस कृति, और इस स का आगम हुआ है, स का आगम हुआ है, तो संस्कृति में व्यंजन संधि है, कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से अपने संधि से संबंधित क्या आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, और हमारे बहुत ही गलत होने के चांस रहते हैं। तो दोस्तों ये हमने बात करी किसके बारे में, विसर्ग संधि के बारे में। आज हमने विसर्ग संधि के, मैंने क्या कहा दोस्तों कि आपको नियम याद रखने हैं। विसर्ग संधि का पहला नियम, विसर्ग से पहले आ है, उसके बाद में अगर कोई भी गोस है तो विसर्ग का ओ बनता है, विसर्ग से पहले ई है, उसके बाद में अगर कोई भी गोस है तो विसर्ग का र बनता है। उसके बाद में हमने देखा कि विसर्ग से पहले अ है, उसके बाद में क ख प प है, तो फिर विसर्ग का दंत स बनेगा, और विसर्ग से पहले ई है, उसके बाद में क ख प प है, तो फिर विसर्ग का मूर्धन्य स बनेगा। उसके बाद में दोस्तों हमने अगले नियम की बात करी कि विसर्ग है और विसर्ग के बाद में त थ है, त थ या फिर त थ और श है, कौन सा श, तालव्य स, तो विसर्ग का क्या बन, सॉरी दंत स, तो विसर्ग का दंत स बन जाएगा। विसर्ग के बाद में च छ और तालव्य स है तो विसर्ग का तालव्य स बन जाएगा, और विसर्ग के बाद में ट ठ और मूर्धन्य स है तो फिर विसर्ग का मूर्धन्य स बन जाएगा। ये मैंने बताने में ये वाला नियम भी दोस्तों उसके साथ में ही बता दिया कि आप भले श को क्या कर सकते हो, आप इन्हीं तीनों श को इनके साथ में लिख सकते हो। आप भले इसी नियम में ये श यहाँ ऐड कर दो, ये छ यहाँ पे ऐड कर दो, और ये ठ आप चाहे यहाँ पे ऐड कर दो। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने बात करी किसके बारे में, विसर्ग संधि के बारे में, और इसी के साथ अपनी संधि हो जाती है पूरी खत्म। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरी मैंने उम्मीद करी है कि आपको संधि अच्छे तरीके से समझ में आए। दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखना, देखिए आपको कैसा लगे वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आपको संधि अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर आपको संधि अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।